नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा गया था अब वो पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को यानी कि आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 28 और 29 सितंबर को 2 बसों में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम भीषण हादसा हो गया। एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। तो चलिए बुलेटिन की खबर को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा गया था वो पूरा होने जा रहा है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH यानी कि हल्का लद्दाख को विमान मिल गया है। खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन यह एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। LCH के यहाँ प्रचंड नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। रक्षा मंत्री ने उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। यहाँ लाइट कैम्पेट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहला धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 4 समुदायों के धर्मगुरु मौजूद रहे। राजनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि LCH के नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी और सारी शक्ति का बड़ा सूचक है LCH। देश की स्वदेशी तकनीकी पर गर्व है। LCH के लेकर बोले विजय रथ तैयार है। सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ से LCH को विजय रथ बताते हुए कहा कि सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। आने वाले समय में सुपर पावर वाले देशों में भारत का नाम सबसे पहला होगा। बोले इसके नाम के साथ लाइट जुड़ा हुआ है, लेकिन काम भारी है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH फौज में शामिल हो रहा है। 3 LCH बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच चुके हैं। बाकी 7 हेलीकॉप्टर भी अगले कुछ दिनों में यहां पहुंच जाएंगे। इस स्क्वाड्रन के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट को ट्रेनिंग दी गई है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने UN पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा।
साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से यानी कि आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति भवन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका गुजरात पर पहला दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांधीनगर में एक समारोह में 1333 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी शुरुआत की। गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके बाद शाम को वह गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति 4 अक्टूबर को महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को शुभारंभ करेगी। साथ ही वह गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 28 और 29 सितंबर को 2 बसों में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद असलम शेख के रूप में हुई है। उन्होंने कबूल किया कि 28 सितंबर को पाकिस्तानी हैकर मोहम्मद अफीन शूटर खुबैब के निर्देश पर बस स्टैंड जामनगर में दोनों बसों में IED डाल दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू मुकेश ने कहा कि जांच के दौरान क्षेत्र के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और विस्फोट के संबंध में कोई सुराग पाने के लिए उनसे लगातार पूछताछ की गई। मोहम्मद अमीन भट्ट इन धमाकों में शामिल है। वह पाकिस्तान में बसा हुआ है। अपने असलम शेख नाम के एक आतंकवादी से सोशल मीडिया ऐप के जरिए संपर्क किया और इस ड्रोन के जरिए 3 बम और 4 IED मुहैया कराए। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद असलम काफी समय से पाकिस्तान स्थित एक हाइटलर के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। CRPF का एक जवान भी घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब पुलवामा में पिंगलान इलाके में CRPF और पुलिस की जॉइंट पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने पुलिसकर्मी को मौत पर दुख जताया है। बात करते उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 41 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनके अलावा 11 लोग मामूली रूप से सुलझे हैं। इन सभी को वाराणसी के BHU में रेफर किया गया है। हादसा उराई क्षेत्र में नरथुआ में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में वक्त पंडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक आग उस समय लगी जब पंडाल में भगवान शंकर और काली मां के नाटक का मंचन चल रहा था। इससे अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग जब तक बाहर निकलते उससे पहले आग की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह से लोगों को बाहर निकाला। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला बुद्धि ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इसके बाद पूरे पंडाल में फैल गई। दुर्गा पूजा की अनुमति ली गई थी मगर परिसर के आसपास अग्निशामक विभाग भी फायर ब्रिगेड नहीं खड़ी थी। 20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अंदर माता जी की गुफा के जैसे पंडाल था। एक तरफ माता जी की मूर्ति लगी थी। प्रत्यक्षदर्शी विनय कहते हैं कि शंकर और काली मां की लीला का मंचन हो रहा था। आरती का समय हो चला था, इसलिए पंडाल में 150 से 200 लोग वहां पर मौजूद थे। अचानक आग लग जाती है और आग देखकर हम लोग दौड़कर पहुंचे। पर्दा खींचकर फाड़ दिया ताकि लोग बाहर जा भाग सके। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। गांधी जयंती के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल गांधी लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया और भीगते भागते उन्होंने भाषण जारी रखा।
राहुल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत जोड़ो यात्रा का कोई नहीं रोक सकता। हमारी यात्रा का उद्देश्य बीजेपी आरएसएस की फैलाई हुई नफरत और हिंसा को रोकना है। गर्मी, तूफान या सर्दी भी इस यात्रा को नहीं रोक पाएंगे। यह यात्रा नदी की तरह बिना रुके कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगी और इस नदी में आपको नफरत और हिंसा जैसी चीजें नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ प्यार और भाईचारा मिलेगा, जो भारत के इतिहास और डीएनए में है। भाजपा और संघ ने ये चाहे जितनी नफरत फैलाई हो, ये यात्रा उससे रोकेगी और लोगों को फिर से जुड़ने में मदद करेगी। रविवार को दिन की रैली में दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल कर्नाटक के वनावलू में उच्च खादी ग्रामोद्योग केंद्र पहुंचे, जहां 1927 में महात्मा ने दौरा किया था। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए राष्ट्रपति की धरोहर को अपना बताना बहुत आसान है, लेकिन महात्मा गांधी को बताए रास्ते पर चलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार से लड़ाई लड़ी थी, हमने भी इस सोच के खिलाफ जंग छेड़ी है। जिसने महात्मा की हत्या की थी, इस सोच से पीछे ही 8 साल में हमारे देश में असमानता, भेदभाव फैलाया है। बड़ी मुश्किलों में कमाई हमारी हर आज़ादी को धीरे धीरे करके खत्म किया है। हिंसा और असत्य की इस राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हिंसा और स्वराज का संदेश फैलाएगी। ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಭಾರತ जोड़ो यात्रा ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. हम हिंदुस्तान को जोड़े और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सांसद शशि थरूर के बीच मुकाबला होना है। खड़गे ने चुनाव अभियान शुरू करते हुए रविवार को मीडिया से कहा कि उन्हें थरूर से कहा था कि इस अध्यक्ष पद के लिए सबकी सहमति वाला उम्मीदवार होता तो बेहतर रहता, लेकिन थरूर ने उनकी बात नहीं मानी। खड़गे ने कहा, मेरे नामांकन के बाद थरूर ने फोन कॉल पर मैंने उसने यह बात कही थी। जवाब में थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में मुकाबला होना चाहिए। अगर किसी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है तो उसे कैसे रोक सकते हैं। थरूर मेरे छोटे भाई हैं, यह परिवार का मसला है। अब कोई G23 खीमा नहीं रहा है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। चुनाव 17 अक्टूबर को कराया जाएगा। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और नतीजे उस दिन को घोषित किए जाएंगे। खड़गे ने कहा कि अध्यक्ष बनने पर वे गांधी परिवार और वरिष्ठ नेताओं के साथ मशविरा भी करेंगे। वहीं चुनाव को धोखा बताते हुए और
असली नियंत्रण गांधी परिवार के पास ही रहने के लिए भाजपा आरोप पर उन्हें पूछा कि भाजपा में कभी चुनाव हुए हैं, जेपी नड्डा ने किसने चुना था। शशि थरूर ने कहा कि उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक बहस होना चाहिए। लोग ऐसी बहस देखना चाहते हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। इसके लोगों ने उसी तरह के पार्टी में दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के लिए चुनाव को लेकर हुई थी। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने दिल में नेहरू गांधी परिवार की हमेशा खास जगह रही है और हमेशा से रहेगी। गांधी जी के विचार तो नेचुरली हमारे हम सब कांग्रेस अंग के विचार भी है, और जिस गांधी के बारे में आप बोले वो गांधी परिवार हमें बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी के बहुत बड़े एसेट हैं। जैसे मैं कल कह रहा था माध्यमों को कि कल अभी करीब 15-20 दिन जो आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जनता की ऊर्जा, जनता की आवेश राहुल गांधी जी को देख के किसी के मन में कोई शक नहीं होनी चाहिए कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बहुत गुण है, बहुत अच्छा है। तो हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने कल आप खुद कहा था आपको कुछ लोग अंडरडॉग मान रहे हैं, चमत्कार होगा। देखिए अंडरडॉग भी कभी कभी जीतते हैं, देखते हैं। जो स्टेटस को की बात करते हैं तो रिफॉर्म की बात करते हैं, ये तो जो 9,300 डेलीगेट्स हैं वो तय करेंगे। वो तय करने के बाद हमारी कमेटी बनेगी और जो चेंजेस हमारे पार्टी में होना है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, घर का है, और जब घर में सभी जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे और जो भी कमेटी बनेगी, जो भी पॉलिसी मैटर बनेगी, सबके सहमति से बनेगी और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उदयपुर में एक निर्णय हुआ था 1 मैन 1 पोस्ट, तो मैं अपने पद से भी इमीडिएटली नॉमिनेशन भरने के दिन मैं अपना राजीनामा पेश किया, भेज दिया, और मैं अब मैदान में सभी से बात करूंगा, सबसे विनती करूंगा कि चुनाव लड़ रहा हूं, चाहे वो किसी विचारधारा के अपने अपने वैयक्तिक होंगे, लेकिन इस जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की जो लड़ाई है, बेरोजगारी हो, और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और आज हमारे कर्नाटक में मैं जा सकता था, जाना था, लेकिन इस चुनाव के वजह से मैं यहां रुक गया। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव के मैदान में उतरा हूं। तो मेरे पार्टी के सभी डेलीगेट्स का कोऑपरेशन चाहता हूं, सभी नेताओं का कोऑपरेशन चाहता हूं, सभी पार्टी के जो विंग है, यूथ कांग्रेस हो, एनएसवाई हो, महिला कांग्रेस हो, किसान संगठन हो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो, इंटेक हो, जो भी डेलीगेट्स हैं, उन सबका। मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। इनके इलाज के लिए मेडिकल चैनल बनाया गया है। वह 24 सितंबर से अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल और बेटे अर्जुन के साथ मेदांता अस्पताल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव भी वहां अस्पताल में ही मौजूद थे। मुलायम के गृह जिले इटावा में सफेद गांव के उनके करीबी और पूरा परिवार दिल्ली पहुंच गया है। पीएम मोदी, सीएम योगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अखिलेश को फोन कर मुलायम सिंह का हालचाल पूछा। करीब 3 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद देर रात अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल के साथ अस्पताल से बाहर निकले। शिवपाल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह ने अगले 24 घंटे में मेदांता अस्पताल पीआरओ ने बताया कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या काफी बढ़ गई है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाया गया है, तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है।
मेदांता अस्पताल ने सारी जानकारी उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ शेयर कर दी है। इसके पहले 24 जून 2022 को मुलायम सिंह यादव की तबियत ज्यादा खराब होने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर रूटीन चेकअप और इलाज के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। पहले मुलायम को 15 जून की शाम मेदांता में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जीसस सीकलीगर से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्हें पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिकलीगर ने बताया कि उसे कारतूस बनाने का सामान गुजरात में भेजता था। क्राइम ब्रांच अब पीछा पकड़ने के लिए गुजरात रवाना हो गई है। अरेस्टेड पुलिस कमिश्नर जयेश हिंकरकर की टीम ने पलसूद में रहने वाले गुरुदयाल को पकड़ा है। आरोपी इंदौर में कारतूस की डिलीवरी देने आया था। गुरुदयाल ने बताया कि वह ऑर्डर पर माल सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच ने उसकी सूचना मिली थी। गुरुदयाल शनिवार को कारतूस की डिलीवरी करने वाला है। यह सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। पुलिस ने अपने मुखबिर को कस्टमर बनाकर गुरुदयाल को फोन लगाया। उसके साथ सौदा होने के बाद एक जगह मिलना तय किया। जैसे ही गुरुदयाल मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचा तो क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ को क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है कि गुरुदयाल का पिता भी सिकलीगर था। वह अभी बड़ौदा में अपना डेरा जमाए हुए है। गुरुदयाल ने बताया कि वह सामने आने पर वह अपने घर के पीछे बनी कच्ची फैक्ट्री में इसे तैयार करता था, जिसके बाद ऑर्डर पर माल का सप्लाई कर देता था। वह एक कारतूस को 100 से 250 रुपए में बेचता था। बात करते हैं गुजरात में वडोदरा जिले में सावली शहर में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और पथराव किया। इस मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सावली थाने में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार रात उस समय हुई जब लोगों के एक समूह ने धामी जी का डेरा इलाके में बिजली के खंभे पर अपने झंडे के साथ एक धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश कर दूसरे समुदाय के लोगों को समक्ष आपत्ति जताई। पुलिस उप निरीक्षक AR बहिता ने कहा कि दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू किया। कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन दंगाइयों ने कहा कि वाहन और एक दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। मेहता ने बताया कि शनिवार देर रात दोनों समूह ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि 33 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक दोनों समुदायों में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तथा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 1 में इमारत ढहने के एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और इस बीच मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 और लोगों को दबने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पुरानी इमारत को तोड़ने का काम चल रहा है, तभी इमारत गिर गई। एक मजदूर को पहले से ही बचा लिया गया था। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह करीब 7:20 पर हुई है, जब मजदूर इमारत की पहली मंजिल को गिरा रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटना में 4 मजदूर फंस गए हैं, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है। DCP वेस्ट दीपक सहारा ने बताया कि यहाँ सारी टीम मौके पर तैनात है। बचाव अभियान के लिए 150 से ज्यादा अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। भारत के एयरस्पेस से गुजर रहे ईरानी विमान में आज बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इस ईरानी विमान ने दिल्ली और जयपुर में लैंड की परमिशन मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। यह विमान ईरान से चीन जा रहा था। बम की जानकारी मिलने के बाद इसकी निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट लगाए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। जेट्स ने इसे एक्सवर्ट करे हुए भारतीय सीमा से बाहर छोड़ दिया। ईरानी विमान भारतीय एयरस्पेस से जुड़ा हुआ होता है और म्यांमार और फिर चीन की तरफ बढ़ जाता है। जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि विमान को जयपुर में उतरने के लिए पायलट ने जयपुर ATC से कोई संपर्क नहीं किया। उधर जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट डार ने मुताबिक यह विमान ईरान के तेहरान से चीन के जा रहा था। यह विमान महानयर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बम की धमकी के बारे में सुबह 9:20 पर एक कॉल आई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों को तुरंत अलर्ट रखा गया, लेकिन तकनीकी कारणों से अनुमति नहीं दी गई और विमान को जयपुर डाइवर्ट किया गया।
पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इवेंट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी रखा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मौके मिलेगा। बैठक में अप्रूव किए गए प्रस्ताव में प्रमुख रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लास्टिक एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हिलो इलेक्ट्रिक, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कपड़ा, माइंस एंड मिनरल्स, फूड एंड बेवरेजेज, हेलिडेप्टिव सीमेंट, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट और एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट को बोर्ड ने मंजूरी दी है। भारत के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी और अडानी ग्रुप भी राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए मुकेश अंबानी की फर्म रिलायंस न्यू सोलर ने राजस्थान सरकार से करार किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 60,000 करोड़ रुपए के एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए इच्छा जताई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।